नमस्कार मित्रों, पढ़ाई 360 में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय मित्रों, ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है, क्योंकि आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। यानी कि सीधी सीधी अगर बात की जाए, यहाँ अब जो आप एप्लीकेशन मेरी इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े हो, तो आप जुड़कर आपको इतनी खुशी होगी और आप अपने आप को इतने गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि मेरी इस क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी ही नहीं अपितु इसके साथ साथ एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो आपके 15 क्वेश्चन का जो मैटर है, जो 30 नंबर का मामला होता है, उसके अतिरिक्त आपके 20 से 25-30 क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है अभी आरपीएससी ने हाल ही में पिछली बार अगर अपन बात करें 2022 के पेपर में जो सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस जो डिस्कस किया, जो अपडेट किया, उस सिलेबस के अनुसार आपके किसी भी, चाहे आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, चाहे आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, आपके सब्जेक्ट्स में जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो सेकंड पेपर यानी ऑप्शनल पेपर के साथ आता है। और साथ में आपका जो फर्स्ट पेपर है, तो इसी बैच में मैं आपको फर्स्ट पेपर के साथ साथ यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट के साथ साथ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के साथ साथ एजुकेशनल मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इट मीन्स ये क्लास उन सभी फर्स्ट ग्रेड के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, ज़बरदस्त होने वाली है। और मैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, कितना स्कोर आप मेरी इस क्लास की सहायता से आप अचीव कर सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंटली आपको विश्वास दिलाता हूँ मित्रों, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी जो मुझसे इससे पहले पढ़े हैं या मेरी एप्लीकेशन के माध्यम से, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोज़ के माध्यम से, या मेरी टेस्ट सीरीज़ के साथ मुझसे कहीं पर भी जुड़े हैं, तो उनको ये फ़ायदा मिला है। और अभी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल भी आ रहा है, जो बच्चे मुझसे पुराने पढ़कर गए हैं, चाहे वो ऑफलाइन किसी कोचिंग के साथ पढ़े हों, या फिर मेरी कहीं किसी कोचिंग से, राजस्थान विशेष के बहुत सारे कोचिंगों में से मेरी रिकॉर्डिंग को अगर उन्होंने अचीव किया हो या उससे पढ़े हों, तो उन लोगों ने दूसरे बच्चों को बताया कि यार संजय सर की आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, या फिर आजकल उनका पढ़ाई 360 उनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ से ये कोर्स परचेज कर लीजिएगा अगर साइकोलॉजी में फर्स्ट ग्रेड में फुल में से फुल मार्क्स अचीव करने हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये बच्चों का प्यार है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि आप फर्स्ट ग्रेड को अगर इस बार क्रैक करना चाहते हो, आपको पता है 2024 अपना टारगेट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। पहली बात तो ये है, खोपड़ी में इंसर्ट कर लो। अब उसके बाद ये जो मेरा सिलेबस है, सिर्फ आपको जून जुलाई कोई टारगेट नहीं करेगा, अपितु आप जिंदगी में फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी कभी भी क्रैक करना चाहते हैं, है ना, 2025 में करो, 26 में करो, 27 में करो, 30 तक करो, कभी भी करो, जब तक सिलेबस अपडेट और चेंज नहीं होता है, तब तक मेरी ये क्लासेज आपके लिए रामबाण साबित होंगी, ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है, पूरे भारतवर्ष में अगर आप कहीं पर भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बनना चाहते हैं, स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी दूसरे स्टेट्स में भी पीजीटी को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस सिलेबस में यानी इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा। उस थ्योरी के साथ साथ मैं अपने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त मैं आपको इसके टेस्ट पेपर्स भी, एमसीक्यूज भी पर यूनिट बहुत ही अच्छे, जो मैं एनसीईआरटी से मैं अपनी खुद मेहनत करके बैठकर बना रहा हूं, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये तो तय मान लीजिए आप कि जो बच्चा गलती से मेरे कहने से, या किसी भी बच्चे के कहने से, या किसी टीचर के कहने से, या मुझसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के कहने से अगर मेरी एप्लीकेशन पर जुड़ता है और मुझसे जुड़ता है, चाहे वो साइकोलॉजी के लिए जुड़े या फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए जुड़े, डजेंट मैटर, मैं दोनों में आपका कदम दर कदम साथ दूंगा, और एक एक टॉपिक को तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपकी खोपड़ी में इंसर्ट नहीं करवा दूं। अच्छा, एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है,
मैं आपको आपकी इसी एप्लीकेशन में आपके साथ लाइव भी जुड़ूंगा, यानी मेरी क्लासेस डेली लाइव चलेंगी। डेली कैसे चलेंगी? लाइव चलेंगी। इसीलिए आप मेरी क्लास में अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अपनी प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो अपने लाइव बैच में। तो जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो लाइव पढ़ें, और जो बच्चे उस लाइव को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड पढ़ लें, जिनके पास समय नहीं है कि मैं कब क्लास दे रहा हूँ लाइव में। बाकी तो उस बैच का उस पर्टिकुलर एक टाइम होता है निश्चित रूप से, ये टाइम मैं रात को 10 बजे रख रहा हूँ आपका, ठीक है ना। तो आप रात को 10 बजे अगर मेरे साथ डेली लाइव क्लास में जुड़ते हो तो निश्चित तौर पर आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी को इस बार क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको बेझिझक, बेखौफ, मस्त पूरे समर्पण भाव से, और खासकर मैं तो तब मेरी क्लास को इम्पोर्टेंट मानता हूं, तब आपके लिए उपयोगी मानता हूं जब आपका सिलेक्शन इस बार साइकोलॉजी की वजह से हो, तब तो पढ़ने की मजे की बात। वरना तो आप क्यों आए हैं मेरे पास? जरूरत ही नहीं है, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म से। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरा भी एक नैतिक दायित्व है कि मैं आपको वो कंटेंट दूं, मैं आपको वो डिलीवरी दूं, मैं आपको वो मेथड समझाऊं, मैं आपको सिलेबस के टू द पॉइंट वो तरीके सिखाऊं जिससे आप अपने लॉजिक्स को यूज करना सीखें, जिससे आपकी सिलेबस के प्रति समझ विकसित हो, जिससे आपकी कंटेंट के प्रति शानदार समझ विकसित हो। तब तो इस क्लास का बेनिफिट है, वरना तो मैं आपके लिए जीरो हूं, है ना। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, या भले ही मेरे से कोई अपग्रेडेड व्यक्ति है जो बहुत गजब का पढ़ाता है, बहुत ही शानदार पढ़ाता है, दुनिया भर में उसका नाम है, लेकिन आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, तो मेरे हिसाब से वो व्यक्ति पूरी तरह जीरो है। क्या है? जीरो है। मैं उस व्यक्ति को आपके लिए बेस्ट फैकल्टी नहीं मानता, और ना आप मानेंगे। क्यों? जो आपकी नीड्स को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं कर पाया, तो वो आपके लिए क्या फ़ायदा? वो कितना भी बड़ा नाम वाला क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए तो फ़ायदे की बात तब है जब आपको टू द पॉइंट, आपके लक्ष्य के प्रति आपके दृष्टिकोण को विकसित करे, और आपके कंटेंट के प्रति आप में एक समझ को विकसित कर दे। वो आपके लिए बेस्ट टीचर है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं एक प्रयास करूँगा कि आपको मेरी इस एप्लीकेशन के माध्यम से इतना बेहतर कंटेंट आपको दे पाऊँ कि आप, मेरे हिसाब से आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में अगर एक एक लाइन को लिखते हैं और उसके बाद राजस्थान या दुनिया भर में, भारतवर्ष में कहीं भी कोई साइकोलॉजी की पुस्तक आती है, आप अपनी नोटबुक को उस पुस्तक से मैच करते हो, है ना, तो आपका कंटेंट कहीं 20 गुना हो, 19 नहीं 20 गुना हो, 21 गुना हो। बात समझ में आ रही? तो उस अंदाज में अपन पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर, आज की इस क्लास में, आज की इस पहली क्लास में, इस इंट्रो क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं कि मैं इस क्लास में आपको साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, हमारा सिलेबस में क्या क्या इंसर्ट है, और आपको उस सिलेबस को कैसे कैसे पढ़ना है, ये अपना तरीका होगा। तो माय डियर, अपन देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो आपको सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर अपन बात करें, और बात कर रहे हैं अपन साइकोलॉजी, किसकी बात करें डियर? साइकोलॉजी। आपको पता है हम लोग बोलने में बार बार साइकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो ये आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है। क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। और आपको तो अच्छे से पता ही है एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। तो पहला, अगर अपन बात करें, आपका पहला जो यूनिट है, यानी आपका यूनिट फर्स्ट, अगर अपन बात करें यूनिट फर्स्ट की, यूनिट फर्स्ट ये अपग्रेडेड सिलेबस है आपका। यूनिट फर्स्ट में क्या है? यूनिट फर्स्ट में आपके है माय डियर, यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं ए में क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, देखिएगा माय डियर, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गजब की बात तो आपको ये समझनी है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में आप क्या क्या पढ़ोगे। पहली बात, इसको कहते हैं अपन हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान। और याद रखना, मैं आपको
अपनी इस क्लास में सिर्फ डायरेक्ट शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो इससे भी ज़्यादा आपको मनोविज्ञान भी सिखाऊंगा। और मैं तो लोग आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में सिलेबस में ही मसाला नहीं देते। यानी बुद्धि वाला टॉपिक, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है कि सर आपने फर्स्ट ग्रेड का हम तैयारी कर रहे हैं और आपने बुद्धि क्यों पढ़ा दिया, आपने व्यक्तित्व क्यों पढ़ा दिया, ये तो हमारे सिलेबस में ही शामिल नहीं है। मैं फिर उनको कहता हूँ, अरे फूटे करम को, आपको पता है कि ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का, कौन सा पेपर है जिसमें बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा गया हो। ये तो टीचर्स और कोचिंग वाले क्या करते हैं, कम पढ़ाने के लिए, उनको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़े, वो अपनी मेहनत को चुराते हैं, अपना जी चुराते हैं, इसीलिए आपको टॉपिक नहीं पढ़ाते। अरे मैं कहता हूं, अगर टॉपिक मान लो आपके सिलेबस में भी नहीं दिया है और आपने मुझे उसका पैसा दे दिया है, उसकी वैल्यू आपने मुझे चुकता कर दी है, तो आपको पढ़ने में हर्ज क्या है, मुझे बताओ, क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि ये तो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये तो साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी तो आपके व्यक्तित्व को, आपकी बुद्धि को, आपके तर्क और चिंतन को, आपकी कल्पना शक्ति को, आपके लर्निंग प्रोसेस को, आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को डिफाइन करती है। इसीलिए तो हमारे जीवन के लिए बीइंग ए टीचर भी कंपलसरी है, जरूरी है। तो फिर हम पहले यूनिट में क्या पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। अब इस शिक्षा मनोविज्ञान में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा डियर, देखो भाई, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा यानी कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे बेटा, अवधारणा यानी कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट, क्लियर। दूसरी बात अपन क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरी बात, यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा पूछी गई है और उसके अलावा क्षेत्र तथा कार्य। दूसरा अपन पढ़ेंगे क्षेत्र, क्षेत्र यानी टेरिटरी या स्कोप। और तीसरा यहां पर पढ़ते हैं अपन कार्य, फंक्शन, कार्य या उपयोगिता भी इसको कह सकते हैं डियर। क्या कह सकते हैं माय डियर, उपयोगिता। ध्यान से समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, बहुत यूनिक टॉपिक है, दैट इज फंक्शंस। ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसको आप इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, यानी महत्व भी कह सकते हैं। तो आपके इस पहले यूनिट में यानी एजुकेशन साइकोलॉजी में, शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अवधारणा। अब अवधारणा में क्या, आपका अर्थ आ जाएगा, आपकी परिभाषाएं आ जाएंगी, आपकी पूरी इसकी संकल्पना उत्पत्ति आ जाएगी, पूरी कहानी आ जाएगी इसकी, बात क्लियर है। उसके बाद स्कोप यानी क्षेत्र की बात करेंगे कि इसके जो स्टडी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं, इसकी सीमा क्षेत्र क्या है। और तीसरे पर अपन आएंगे इंपॉर्टेंस, यानी इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एक टीचर के लिए इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं, एक बच्चे के लिए इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं, उन सब की बात अपन इस वाले टॉपिक में करेंगे। बात क्लियर हो गई ना सभी को? भाई मज़े से पढ़ाऊँगा, एक एक, मैं तो कह रहा हूँ ये तो बहुत कम पड़ जाएगा। जब मेरी क्लास आप एप्लीकेशन पर रेगुलर मेरे साथ 10 बजे लाइव क्लास में जुड़कर तो देखो यार, है ना, एक बार गलती से जुड़कर देखो, है ना। आपने बहुत सारी साइकोलॉजी पढ़ ली, दुनिया भर के विद्वानों से पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पर आपको ये फेथ, आपका ये प्यार, आपका ये विश्वास आपको जीत दिलाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं कसर छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद अपन दूसरी बात करते हैं, फिर आती है बात आपकी नंबर 2 की। यहाँ पर बी पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी चल रहा है अभी, तो उसके बी पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं यानी किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और विकासात्मक विशेषताएं। ठीक है ना, यानी जो आपका एडोलसेंट होता है ना, किशोर, किशोर अधिगमकर्ता यानी एडोलसेंट लर्नर, अधिगमकर्ता की संवेगात्मक, इमोशनल, यानी संवेगात्मक बोले तो इमोशनल, है ना, संवेगात्मक विशेषताएं यानी उनके संवेग कैसे होते हैं, उसकी सामाजिक विशेषताएं, सामाजिक दृष्टिकोण उसका कैसा होता है, क्या समाज के प्रति उसमें समायोजन का अभाव होता है या नहीं होता है, ये सारी बात अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा नैतिक
चारित्रिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक, ठीक है ना, शारीरिक और संज्ञानात्मक आदि सभी विशेषताएं, शारीरिक और संज्ञानात्मक यानी फिजिकल और कॉग्निटिव, ठीक है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल, कैरेक्टर वाइज एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, संज्ञानात्मक विशेषताएं। आदि, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसमें। अच्छा मित्रों, मैं आपको बता दूं, यहां पर आपके फर्स्ट ग्रेड में ओनली किशोर बालक यानी किशोरावस्था का जिक्र किया गया है। इसको आप डायरेक्ट यूं समझ लीजिएगा कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं किशोरावस्था की, और किशोरावस्था को आपको तो पता ही है, किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल हैं, यानी एडोलसेंस की अपन बात करेंगे इस वाली सेक्शन में, ठीक है ना। आपको तो पता ही है, एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में स्टैनली हॉल ने लिखी थी, जो कि अमेरिकन प्रसिद्ध मनोविज्ञानी थे। यू नो गाइज, इसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस वाले यूनिट के साथ आपको और क्या पढ़ाऊंगा मित्रों, मैं तो आपको इसके साथ साथ शैशवावस्था भी पढ़ाऊंगा, और ये आपको पढ़ लेनी चाहिए शैशवावस्था, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली वे में बताऊंगा कि शैशवावस्था से फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछे हैं आरपीएससी ने, और बाल्यावस्था से तो अनेकों बार पूछे हैं। तो फिर क्यों मैं ऐसा गलती करूं कि मैं मेरे बच्चों को शैशवावस्था नहीं पढ़ाऊं, मैं मेरे बच्चों को संज्ञानात्मक विकास नहीं पढ़ाऊं। सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे, और इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा जीन पियाजे की कहानी, वाइगोत्स्की की कहानी, जेरोम एस ब्रूनर की कहानी, ठीक है ना, और सिगमंड फ्राइड की कहानी, एरिक्सन की कहानी, सब कुछ अपन इसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट मजेदार ढंग से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो किशोर अवस्था के साथ साथ मैं आपको इसमें और बताने वाला हूं बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जरूर 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 पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे याद है 2022 और 2020 जो 3 जनवरी को पेपर हुआ था, 3 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में पूछा गया था गुप्तावस्था का संबंध किससे है। और जिस बच्चे ने आज तक सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को पढ़ा ही नहीं, तो वो बता ही नहीं सकता कि गुप्तावस्था क्या होती है। दे डोंट नो what is the latent stage according to Sigmund Freud. But you know guys very well about Sigmund Freud, and also you know what is the psychosexual development theory of a child, of a learner according to Sigmund Freud. So ये जरूरी है, it's compulsion to you all types of students of first grade RPSC segment, ठीक है। ये आपके लिए बहुत कंपलसरी है और ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए जो बच्चे सिर्फ शॉर्ट टर्म वे में जाते हैं, वो 5-6 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और 5-6 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, एक क्वेश्चन ज़िंदगी की दिशा और दशा बदल देता है। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरी क्लास में देयर इज़ नो लापरवाही, नो लेजीनेस, समर्पण है। पढ़ना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो ही कोर्स परचेज करो, वरना मत करो। क्यों करते हो? उससे मेरा भी नाम खराब होगा और आपके पैसे भी खर्च होंगे, फायदा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर सचमुच ईमानदारी से मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और मेहनत करना चाहते हो, सिर्फ कोर्स खरीद कर लेकर रखने से बहुत सारे बच्चे सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं कि यार मैंने कोर्स ले रखा है संजय सर का। अरे क्या फायदा यार, जब तुम पढ़ते नहीं हो उसको। मैं कहता हूं मेरी क्लासेस को आप अरे सुन तो लो 10 बार, आप मत पढ़ो, मत लिखो, एक पेज मत लिखो, डजेंट मैटर, आप सुन तो सकते हो ना, पढ़े पढ़े बेड पर पढ़े पढ़े 10 बार। अगर सुन लिया ना, तो मैं एक एक स्टोरी को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपकी खोपड़ी में इंसर्ट करूंगा। ये मेरा अपना तरीका है, और आपका एक क्वेश्चन और एक नंबर मिस नहीं होने दूंगा, ये मेरा अपना तरीका है,
ठीक है, तो अपन इस वाली पार्ट में ये पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, और किशोर बालक की हम लोग सभी प्रकार की विशेषताओं को यहाँ डिस्कस करेंगे। यानी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है ना, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, फिजिकल चेंजेज क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपन इस वाले यूनिट में डिस्कशन करेंगे। चलिए, उसके बाद शिक्षण अधिगमकर्ता के लिए इसके निहितार्थ क्या है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके क्या क्या रोल हैं, ठीक है ना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके निहितार्थ, इसी टॉपिक के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके निहितार्थ या उपयोग, यानी इंपोर्टेंस या यूटिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी या इसके निहितार्थ या उपयोगिता, इंपोर्टेंस। भाई आपको मैं कंप्लीट इंग्लिश भी सिखा रहा हूं, नोट्स तो यानी बाकी कंप्लीट मैटर तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में दे दूंगा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं ना वो जरूरी है समझना। लिखना तो इतना नहीं होता, दुनिया का कोई भी टीचर इतना थोड़ी लिखता है जितना समझाता है, नेवर। अरे मामला तो सारा आई कांटेक्ट और इंटरेक्शन से चलता है, आप उससे पढ़ो मित्रों, तब आएगा आपको मजा। ऐसे नहीं यहाँ पर ये सिलेबस तो सबके पास लिखा है, मुझे भी पता है, लेकिन भाई पहली क्लास कहाँ से बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, अरे यार संजय सर ने तो अपनी एप्लीकेशन पे कोर्स तो दे दिया, पागल तो बना दिया, लेकिन सिलेबस ही डिस्कस नहीं किया। अरे सिलेबस तो तुमको भी पता है, तुम्हारे पास भी टेबल पर घर पे उसके पेजेस रखे हुए हैं, उसका क्या फ़ायदा जब तुम्हारी खोपड़ी में नहीं है, तो कोई औचित्य ही नहीं है। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जिन बच्चों को सिलेबस याद होता है ना, मेरे हिसाब से जिन बच्चों को अपना सिलेबस याद होता है, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है, और जिन बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता तो उनका सिलेक्शन क्या खाक होगा। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपको खुद को नहीं पता, तो आप कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम, टू क्रैक योर गोल, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट मित्रों। सो फ्रेंड, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखो तीसरे सेगमेंट में यानी तीसरे टॉपिक में, अभी मैं आपसे इसी की बात कर रहा हूं, तीसरे टॉपिक में मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूं, ये बहुत गजब की बात है। अच्छा, आपसे कहा है कि अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी सिद्धांत आपको पढ़ाने, ठीक है ना। हाँ भाई देखो, अब तीसरे टॉपिक में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, यानी सी आपको यहां पर लिख देता हूं, ए और बी मैंने आपको बता दिया, अब सी में मैं क्या पढ़ाऊंगा। सी में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, देखो भाई, व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म, आपको तो पता ही है व्यवहारवादी उपागम के जनक कौन है, जेबी वाटसन है। बिहेवियरिज्म, बिहेवियर शब्द पहले किसने दिया ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना। बिहेवियरिज्म पुस्तक किसने लिखी ये भी आप जानते हैं। तो इन सब चीज़ों की कहानी तो मैं इस क्लास में आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा, ठीक है ना। तो बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे निर्मितवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, कंस्ट्रक्टिविज्म। भाई व्यवहारवाद को बिहेवियरिज्म कहते हैं इंग्लिश में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहेवियरिज्म, ठीक है, इसको निर्मितवाद को कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। अपन निर्मितवाद पढ़ेंगे, आपको पता है निर्मितवाद क्या है, नवीनतम आधुनिकतम शिक्षण प्रणाली है ये, ठीक है। उसके अतिरिक्त तीसरा इसमें पढ़ेंगे अपन संज्ञानवाद। संज्ञानवाद यानी कॉग्निशन, ठीक है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह दीजिएगा। और क्या, ये किसके आधार पर पढ़ेंगे बेटा, इस पूरे यूनिट को, इस पूरे के पूरे पार्ट को अपन पढ़ेंगे माध्यमिक यानी सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए उपयोग में लिए जा सकें, ठीक है ना। यानी माध्यमिक स्तर
माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की क्या उपयोगिताएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यू नो वेरी वेल अबाउट बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ठीक है ना। और उसके अलावा अपन पढ़ेंगे कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म और साथ साथ पढ़ेंगे यहां पर कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। इन तीनों की कहानी यहां पर अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले। अब आपको पता ही है, व्यवहारवाद अपने आप में बहुत व्यापक विषय है, संज्ञानवाद भी अपने आप में बहुत व्यापक विषय है, और साथ साथ संरचनावाद, निर्मितवाद या रचनावाद भी अपने आप में एक व्यापक विषय है। अब इन तीनों का माध्यमिक स्तर के लिए क्या उपयोगिता है, यानी इंपोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी लेवल। ये इसमें अपन पढ़ने वाले हैं इस वाले पार्ट में। बात मैं आपको एजुकेशन साइकोलॉजी की ही कर रहा हूं अभी, ठीक है। फिर उसके अलावा मैं आपको और क्या पढ़ाने वाला हूं, अगले डी वाले पार्ट में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। ये अपन फर्स्ट यूनिट में जो एजुकेशन साइकोलॉजी वाला फर्स्ट यूनिट था, आपको पता है आरपीएससी ने पहले जो यूनिट 5 हुआ करती थी उनको 3 बना दिया। सिलेबस में सिर्फ 1 या 2 टॉपिक्स को हटाया है। जो आपका टीचिंग लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया, यानी शिक्षण पर जो बातें की गई थी उसको हटा दिया। बाकी तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, और आईसीटी से कुछ पोर्शन हटाया है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है ना। अब देखो प्यारे मित्रों, अब बात करें अपन यहाँ पर डी वाले पार्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। क्या पढ़ेंगे? मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। भाई मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना क्यों जरूरी है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, इसकी उत्पत्ति क्या हुई, किशोर बालकों के लिए मेंटल हेल्थ का क्या रोल है, और ये शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार मेंटल हेल्थ का होना कंपलसरी है। ये सारी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। मानसिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त इसमें प्लस आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ समायोजन यानी एडजस्टमेंट, व कुसमायोजन यानी माल एडजस्टमेंट। कुसमायोजन, माल एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ। 3 यूनिट्स या 3 बिंदु हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, और ठीक है ना। अब ई वाले पार्ट की बात कर लें, इसको इंग्लिश में भी लिखें तो अपन मेंटल हेल्थ लिख सकते हैं। एंड एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। इज इट क्लियर? चलिए, उसके अलावा ई वाले पोर्शन में क्या पढ़ाने वाला हूं। ई वाले पोर्शन में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इंपोर्टेंस फॉर द लर्नर्स, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फिर हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ई वाले पोर्शन में अपन पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, बोले तो संवेगात्मक बुद्धि। अच्छा, एक बात समझिए मित्रों, संवेगात्मक बुद्धि, बेटा मेरे प्यारे बच्चों से मुझे कहना है कि जो मुझसे पढ़ाई 360 की हमारी इस एप्लीकेशन से जुड़ गया है वो यार कम क्यों पढ़े, वो तो अच्छा पढ़े, टू द पॉइंट पढ़े, और इतने व्यापक ढंग से चीज़ों को सीख ले जिससे उसका सिलेबस भी पूरा हो जाए, ठीक है ना, जिससे उसका सिलेबस भी पूरा हो जाए। और साथ साथ गजब की बात तो ये है कि अभी तक ये वाला जो पहला यूनिट है, ये पता है आपको, ये फर्स्ट ग्रेड में तो काम आएगा ही आएगा, उसकी तो अपन बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये आपके सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ही यूजफुल है, बड़ा ही मज़ेदार है। सो माय डियर, आपको अगर सेकंड ग्रेड आरपीएससी क्रैक करना है या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है ना,
टीजीटी बनना चाहते हैं तो भी आपको ये वाले पोर्शन, ये वाले टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। इसलिए फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, इवन आपके पात्रता परीक्षाओं में भी इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी उसमें भी ये वाला यूनिट तो कंप्लीट शामिल है। तो इसका मतलब पहला वाला यूनिट तो किन किन को काम आएगा? अरे भैया रीट, पात्रता परीक्षा आपकी, अरे थर्ड ग्रेड मेंस, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आरपीएस, ठीक है, सबके लिए काम आएगा। और इसमें संवेगात्मक बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि एवं इसके निहितार्थ, यानी इसकी उपयोगिता एवं इसके निहितार्थ। देखो भैया, यहां पर अपन कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस and its importance। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका यहां पर एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पहला यूनिट कंप्लीट। अब उसके बाद दूसरे यूनिट में, दूसरा यूनिट प्योर आपका, मैं क्यों चूंकि यहां पर फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, तो दूसरा यूनिट, अभी तक ये वाला यूनिट तो तीनों ग्रेड्स में शामिल है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की अगर अपन बात करें, केवल फर्स्ट ग्रेड की, तो अब बात करते हैं अपन फर्स्ट ग्रेड में आपका दूसरा जो यूनिट शुरू होता है, वो दूसरा यूनिट कौन सा है? दूसरा यूनिट है आपका यहां पर, अब बात करता हूं मैं दूसरे यूनिट की, और दूसरे यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन संप्रेषण कौशल, यानी जिसका नाम रखा गया है शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है ना। शिक्षा शास्त्र, सेकंड की बात करें, शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या सामग्री, ठीक है ना। और ये सभी किसके लिए होती है? शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी आ गया आपका, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ गया, प्रक्रिया या फिर सामग्री भी इसमें हम शामिल करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसको क्या कहते हैं आप? पेडागोजी, एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है भाई। ये वाला आपका यूनिट है सेकंड। अब इस यूनिट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? एक तो कम्युनिकेशन स्किल और उसका उपयोग, पहला पॉइंट इसका क्या पढ़ेंगे अपन? अब देखो वापस ABCD पर आ गए अपन। ए, पहला आएगा संप्रेषण कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल व इसके उपयोग, पहला क्या आ गया? संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स इंपोर्टेंस। दूसरा आ जाएगा आपका टीचिंग मॉडल्स। क्या आ जाएगा बेटा? टीचिंग मॉडल्स। सेकंड वाले यूनिट में आ जाएगा टीचिंग मॉडल्स। बी में आ जाएगा आपका टीचिंग मॉडल्स, शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल्स। और इसमें क्या था आपका? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन। दूसरा है आपका टीचिंग मॉडल्स। अब टीचिंग मॉडल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है यहाँ पर
एडवांस्ड टीचिंग मॉडल, अग्रिम संस्थापक मॉडल या व्यवस्थापक, दूसरा संपृक्त संप्राप्ति मॉडल, तीसरा सूचना प्रक्रिया मॉडल, चौथा प्रक्षा प्रशिक्षण मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है ना। इन सभी प्रकार के शिक्षण प्रतिमानों की, टीचिंग मॉडल्स की इस क्लास में शानदार चर्चा करेंगे। टीचिंग मॉडल के उद्देश्य क्या होते हैं, किस प्रकार उसकी सहायक सामग्री होती है, किस प्रकार उसके आधार पर मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है, उन सब की अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं, इस वाले यूनिट में बात करेंगे। तो कौन कौन से मॉडल पढ़ेंगे वापस, अग्रिम व्यवस्थापक टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान, पूरा लिख देता हूं, अग्रिम एडवांस्ड व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान, ये इंपोर्टेंट है। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल, इंग्लिश में इसको कहेंगे अपन। ठीक है भाई। दूसरी बात करें, नंबर 2 पर आ जाता है आपका कौन सा, दूसरे नंबर पर अपन रख लेते हैं यहां पर संपृक्त संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान। संपृक्त संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान यानी यहां पर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन टीचिंग मॉडल। ठीक है ना। तीसरा अपन कहेंगे सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान, सूचना प्रक्रिया यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल। तीसरा आपका आता है सूचना प्रक्रिया टीचिंग मॉडल यानी शिक्षण प्रतिमान। क्लियर है भाई। उसके बाद अपना कौन सा आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रक्षा प्रशिक्षण, चौथा मॉडल है। ये 4 आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसके अलावा भी अपन पूरी सभी प्रकार के टीचिंग मॉडल्स की एक सूची यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कम से कम कौन सा शिक्षण प्रतिमान किस मनोविज्ञानी ने बनाया उसको पढ़ना कंपलसरी है, जरूरी है, सीखना जरूरी है। आजकल वैसे ही प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। और चौथा अपन ने बताया प्रक्षा यानी इंक्वायरी, प्रक्षा प्रशिक्षण शिक्षण प्रतिमान, प्रक्षा प्रशिक्षण शिक्षण प्रतिमान, ये आपका हम इस वाले यूनिट में टीचिंग मॉडल्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया आपका। ठीक है। अब तीसरा यानी सी में क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग करना। ठीक है ना। सी वाले भाग में क्या पढ़ेंगे अपन, देखो बेटा, सी वाले भाग में अपन कौन सा वाला यूनिट पढ़ रहे हैं आपको पता ही है। यहां पर शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री पढ़ रहे हैं, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हो गया संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल और इसके उपयोग, दूसरा हो गया शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल्स ये 4 हमको पढ़ने हैं विशेषकर, इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, उसकी आप चिंता ना करना। सी में अपन क्या पढ़ेंगे, सी में मैंने अभी बताया शिक्षण के दौरान जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री हम प्रयोग करते हैं उसे तैयार करना तथा उपयोग करना। ठीक है ना। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण के दौरान शिक्षण सामग्री तैयार करना, शिक्षण सामग्री तैयार करना व उपयोग करना, व उसका यूटिलाइज करना, उपयोग करना, इसमें शामिल हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये आपका हो गया यहाँ पर सी वाले में। और लास्ट में इसका आता है
डी में सहकारी अधिगम क्या आता है? कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या पूछा जाता है? कोऑपरेटिव लर्निंग पूछा जाता है, यानी सहकारी अधिगम की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सहकारी अधिगम। यानी डी में यहीं पर शामिल कर देता हूं आपको, डी सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। समझ में आ रहा है ना सभी को भाई? मतलब कौन से यूनिट में मैं आज इस पहली क्लास के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आपको कौन कौन से साइकोलॉजी के जो पोर्शन हैं, यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, कंटेंट हैं और सिलेबस है, वो कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। मेरे साथ आप किस सिलेबस को, किस कंटेंट को बहुत गजब के और बेहतर अंदाज में सीखोगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक भी यूनिट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहाँ पर आपको मज़ा नहीं आए। ऐसी शायद ही मेरी कोई क्लास गलती से होगी जिस क्लास में आपको पूरा आनंद नहीं आए और आपके अंदर उस टॉपिक के प्रति, उस कंटेंट के प्रति, उस विषय वस्तु के प्रति आप में समझ विकसित ना हो। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। ये मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूँ। और बहुत टाइम हो गया है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिलीवर करते हुए और बेहतर अंदाज तक बच्चों तक पहुँचाने में शायद मेरी ये जो स्किल्स हैं, मेरी ये जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, वो रामबाण साबित हुई हैं। और इसी कारण मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्कोर फुल में से फुल अचीव होता रहता है। ठीक है, और अब तीसरी यूनिट की बात करते हैं। आपके 3 यूनिट है फर्स्ट ग्रेड की अगर अपन बात करें, तीसरा यूनिट, और तीसरा यूनिट है आपका आईसीटी। क्या है माय डियर? आईसीटी, कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग। ठीक है ना? तो आईसीटी, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? आईसीटी आपका आता है। तो आईसीटी का के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सीधे सीधे से अर्थ में आईसीटी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका क्या उपयोग है, कंप्लीट आपकी सूचना तकनीकी का क्या उपयोग है, उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे भाई? आईसीटी में, आईसीटी जो तीसरा यूनिट है जिसको हम कहते हैं हाँ भाई, शिक्षण अधिगम में, शिक्षण अधिगम में, शिक्षण अधिगम में, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर व सूचना तकनीकी का उपयोग, सूचना तकनीकी का उपयोग, ये इस यूनिट का नाम होगा हमारा। ठीक है भाई? और इसमें मैं आपको सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। क्या क्या डिस्कस करूंगा? देखो, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सब कुछ आ जाएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अवधारणा, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये डिस्कस करेंगे अपन। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी पूरी संकल्पना पढ़ेंगे। दूसरा अपन पढ़ेंगे प्रणाली उपागम। क्या पढ़ेंगे? इसमें बी आता है प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम, प्रणाली उपागम मतलब आपको पता है प्रणाली, प्रोसेस अप्रोच क्या है। ठीक है ना? उसको यहां पर कंप्लीट पढ़ा जाएगा। प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच यहां पर पूरा पढ़ेंगे। सिस्टम अप्रोच पढ़ा जाएगा। और सी वाले यूनिट में बस इसके 3 ही पोर्शन किए गए। सी है कंप्यूटर सहायक अधिगम, CAL, और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ठीक है ना? CAI, CAL और CAI, कंप्यूटर सहायक अधिगम, CAL,
ठीक है ना, कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। दूसरा इसी में आता है सहायक अनुदेशन। बस आई का फर्क होता है, यहां पर CAI होता है, I फॉर इंस्ट्रक्शन और यहां पर L फॉर लर्निंग, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन ये प्रोसेस अलग अलग हैं, चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। और माय डियर, इस पूरी की पूरी इस क्लास का एक ही औचित्य है, इसका एक ही इम्पोर्टेंस है, इसका एक ही मकसद है, और वो मकसद सिर्फ ये है कि आप मेरे साथ जुड़कर आपको मैं इस टॉपिक में या साइकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूँ उसकी जानकारी आज मैंने इस क्लास में आपको दी है। बाकी तो आप मेरी इसके बाद जो मेरी क्लासेज हो रही हैं, है ना, वो आज से ही शाम को 10 बजे रेगुलर मेरे साथ आप एप्लीकेशन पर लाइव जुड़िएगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत मज़ा आएगा और साथ ही साथ मैं बहुत अच्छे MCQs भी डिस्कशन करता हूँ यूट्यूब पर। तो आप दोनों प्रकार की क्लासेज में आप जुड़िएगा। और एप्लीकेशन का तो कहना ही क्या, जो लोग पढ़ाई 360 ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके आराम से पूरी तन्मयता से डूबकर अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उनका तो बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि यही वो प्रोग्राम है, यही वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यही वो तरीका है जिससे आप डेडिकेटली, अच्छे से, समर्पित भाव से, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति युक्त बनकर आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी आप ही नहीं, अगर आपने पढ़ाई 360 के कोर्स को परचेज कर लिया है तो बाकी बच्चों तक भी ये मैसेज कन्वे कीजिएगा कि बेटा अगर गलती से ही सही, लेकिन अगर साइकोलॉजी में फुल में से फुल मार्क्स अचीव करने हैं या फिर आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप संजय सर के साथ जुड़िए। तो मैं आपका अपना दोस्त निश्चित रूप से आपको इस रूप में हमेशा तैयार मिलूँगा, खड़ा मिलूँगा। साथ ही साथ ना केवल जो विद्यार्थी एक साथ मुझसे कॉम्बो पाना चाहते हैं कि वो रीट का भी उसमें मिल जाए, सेकंड ग्रेड भी एक साथ मिल जाए और फर्स्ट ग्रेड भी एक साथ मिल जाए, तो तीनों का कॉम्बो बैच भी आपको मिल जाएगा। उसकी आप बिल्कुल कतई परवाह नहीं करें, ठीक है। बस बात यह है कि आपकी नीड कैसी है, आप क्या पाना चाहते हो, आप मेरी क्लास में क्यों जुड़े हो और आपका क्या उद्देश्य है। क्या आप एक ही क्लास में तीनों ग्रेड के पूरी साइकोलॉजी को क्रैक करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ इस प्रकार के तीनों के शानदार कॉम्बो बैच में भी जुड़ सकते हैं। यानी तीनों के सिलेबस में जो जो अलग अलग बहुत सारा पोर्शन है, जैसे रीट की अगर अपन बात कर लें तो बहुत सारा मेजर पोर्शन जो है वो बिल्कुल अलग है। अगर अपन सेकंड ग्रेड की बात कर लें तो बहुत मेजर पोर्शन है ना, कम से कम 3 यूनिट जो है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर केवल 1 यूनिट जो है फर्स्ट ग्रेड की, वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, बाकी सब अलग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार हमारी क्लासेज शानदार चलती रहेंगी। बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर आप हिंदी के एस्पायरेंट हैं, अगर आप ज्योग्राफी के एस्पायरेंट हैं, अगर आप किसी के भी एक्सपायरेंट हैं और आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे इस कोर्स में एडमिशन लिया है और आप सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अपनी क्लास को यहीं विराम दूंगा। अगली क्लास में आप मेरी लाइव क्लास में जुड़िएगा। फर्स्ट ग्रेड के सभी एस्पायरेंट्स, सेकंड ग्रेड के सभी एस्पायरेंट्स और थर्ड ग्रेड के सभी एस्पायरेंट्स, तीनों के अलग अलग बैच होंगे। आप आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।